Okay. Good morning, students. Today we will start a new topic in your chapter States of Matter, that is the gaseous state. Basically we have to study about the gaseous state. ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे. जैसा हम लोग पिछले दिनों पढ़ते आ रहे हैं इस स्टेट्स ऑफ मैटर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और उनके बीच जो लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच. क्योंकि कोई भी मैटर, जैसा नाम से पता चल रहा है कि जो मैटर है बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है. और उन पार्टिकल्स के बीच एक फोर्स लगता है, ठीक है, इंटरेक्टिव फोर्स लगता है, इंटरेक्शन लगता है, जिसको कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हो. और उसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा ये मॉलिक्यूल्स जब एग्रीगेट होते हैं तो कोई भी मैटर हमें बल्क के रूप में प्राप्त होता है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग पिछले बार हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली गैस लॉ के बारे में. ठीक है, तो इस प्रकृति का जो फेनोमेनन है, ठीक है, चाहे कोई भी मैटर हो, कोई भी मटेरियल पार्टिकल हो, ठीक, कुछ न कुछ नियम को फॉलो करते हैं. ठीक है, तो जो गैस लॉ है इसमें जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो 3-4 तरह के वेरिएबल्स होते हैं जिस पर कि ये गैस के नियम, गैस के लॉज बनाए गए हैं. ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली बनाए गए हैं. ठीक है, जिसमें से कि गैस लॉ में ये 3-4 तरह, 4-5 तरह के नियम्स दिए गए हैं. जैसे आप लोगों का है पहला, ये बायल्स लॉ है. ठीक है, बायल्स लॉ है. ठीक, ये फिर उसके बाद चार्ल्स लॉ है. ठीक है, फिर इसके बाद डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है. फिर इसके बाद गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स है. ठीक है, तो इस तरह से कई तरह के नियम्स दिए गए हैं. एवोगाड्रोस लॉ है. ठीक है, ठीक, तो तमाम तरह के नियम दिए गए हैं. ठीक है, जो गैस की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गैस लॉ क्या होता है, ठीक, बायल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग बायल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि बायल ने जो गैसेस पर एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के जो अनुभव रहे उसके आधार पर अपना एक नियम दिया गैस से संबंधित, जिसको कि बायल्स लॉ कहा जाता है, बायल्स लॉ ऑफ गैसेस. ठीक है, तो अब ये बायल्स का जो नियम रहा वो क्या रहा, है ना, व्हाट वाज द लॉ ऑफ बायल रिलेटिंग टू द गैस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस. ठीक, बायल के नियम को जानने से पहले यहाँ पे हम लोग कुछ जो वेरिएबल्स हैं जो गैस नियम में उपयोग किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करते हैं. तो जो वेरिएबल्स हैं जिनके द्वारा गैस की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन किया जाता है वो 4 तरह के वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है ना, ये पहला होता है आपका प्रेशर यानी कि दाब. दूसरा वॉल्यूम, ठीक, यानी कि आयतन. ठीक, तीसरा होता है आपका टेम्परेचर, ठीक, यानी कि ताप. और चौथा है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस. ठीक, यानी गैस के मोलों की संख्या. ठीक है, तो ये 4 वेरिएबल्स हैं. इन्हीं चारों वेरिएबल्स के द्वारा हम गैस की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे. होता क्या है गैस नियम में कि इन 4 वेरिएबल्स में किन्हीं 2 को कांस्टेंट कर देते हैं. ठीक है, किन्हीं 2 को कांस्टेंट मान लिया जाता है या कांस्टेंट कर दिया जाता है व्हाइल एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो अब जो दो बचते हैं वेरिएबल्स, उनके बीच रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करते हैं. उनके बीच क्या संबंध होता है कि अगर 2 को कांस्टेंट कर दिया जाए तब. ठीक है,
तो जो सबसे पहला नियम दिया गया वो था बायल्स लॉ। ऑफ गैस, ठीक। तो बायल्स लॉ गैस के लिए बायल का नियम, ठीक। ये नियम क्या कहता है? उन्होंने जब बायल ने एक्सपेरिमेंट किया बहुत सारी गैसेस पर और उसका ऑब्जर्वेशन किया, तो उनके ऑब्जर्वेशंस के आधार पे अपना एक नियम दिया जिसको कि बायल का नियम कहा जाता है। तो वो बायल का नियम, उनका क्या स्टेटमेंट रहा ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑन एक्सपेरिमेंट ऑफ गैसेस, वो क्या रहा स्टेटमेंट, वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ओके, बायल का जो स्टेटमेंट रहा मैं लिख रहा हूं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए gas is inversely proportional to its pressure। ये स्टेटमेंट था बायल का। उन्होंने ये बताया कि, हिंदी में मैं लिख रहा हूं इसको, किसी निश्चित ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इसका किसी भी गैस के का जो वॉल्यूम है किसी गैस के निश्चित, माने कि एक कांस्टेंट मास का, ठीक। अगर मास कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होंगे, क्योंकि न तो उस कंटेनर में गैस मिलाई जा रही है न तो उससे बाहर निकाली जा रही है। इट मीन्स दैट जो मास था इनिशियल, दैट रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज, ठीक। और दूसरा कंडीशन ये है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है वो भी चेंज नहीं हो रहा है। जो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो यही स्टेटमेंट रहा है ये बायल का कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी एक निश्चित टेम्परेचर पे, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो मास है निश्चित होना चाहिए, उसका जो वॉल्यूम होगा वो उस गैस के जो गैस दाब लगाएगी, जो प्रेशर लगाएगी उस कंटेनर पर, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके उल्टे के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि जो वॉल्यूम है वो उसके प्रेशर के रेसिप्रोकल के समानुपाती होता है, ये भी कह सकते हैं हम इसकी तरह से। तो मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जरा बता देखिए कि यदि गैस का दाब यानी कि प्रेशर P है और
गैस का आयतन यानी वॉल्यूम अगर V है तो मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अनुसार, ठीक है, इस कथन के अनुसार क्या होगा कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ये बायल का नियम है और बायल के नियम के अनुसार ये उसका गणितीय मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इस बायल के नियम का, ठीक। यानी कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक। ओके, दीज आर द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस बायल्स लॉ, ठीक है। अच्छा, अब शर्त यहां पर यह है, कब होगा ऐसा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक। मास इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक। कब होगा ऐसा? मास और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट हो तब ऐसा होगा। यानी कि जो वॉल्यूम होगा वो इसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर जो प्रेशर होगा वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भी जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हैं तो इक्वल का साइन लगाते हैं, और इक्वल का साइन लगाते हैं तो उसके आगे एक कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं हम इसको V इक्वल्स K इंटू 1/P। इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। P इक्वल्स K इंटू 1/V, ठीक। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों को PV इक्वल टू K, ठीक। ये चीज़ इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पे जहाँ K इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि हिंदी में लिखते हैं इसको नियतांक है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, वेयर K इज कांस्टेंट। ये हमें पहला इक्वेशन मिल गया इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल रूप में, ठीक है। अब जरा इसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। मान लीजिए सपोज करके चलते हैं, सपोज दैट, ठीक है, हम मान करके चलते हैं कि किसी कंटेनर में कोई गैस भरी है। एक चीज़ और भी आप लोग जान लीजिए कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। दैट इज वाई दे हैव लॉट्स ऑफ स्पेस इन बिटवीन देम, ठीक है ना। दे ऑक्यूपाई होल द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विन विच इट इज कंटेंट, यानी कि जिस कंटेनर में गैस रखी जाती है वो गैस उस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। तो अब जो है मान के चलते हैं कि किसी कंटेनर में, ठीक है, यहाँ पे एक कंटेनर बना लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर ये एक पिस्टन है, ठीक। इसमें कोई गैस भरी हुई है, कोई भी गैस भरी हुई है, ठीक है। तो इस गैस के द्वारा जो प्रेशर होगा इसके पिस्टन पर वो मान के चलते हैं P है, ठीक, P है, ठीक है। और इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो V है, और यही कंटेनर का वॉल्यूम इस गैस का वॉल्यूम भी होगा, ठीक है। ऐसा करते हैं। तो अब जो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो चार्ल्स का नियम ये कहता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये गैस जो है एक्सपेंड करेगी, ठीक है। गैस जब एक्सपेंड करेगी तो प्रेशर इस पर ज़्यादा लगेगा और ये इसको उठा करके ले जाएगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो,
ठीक है, ऐसा चार्ल्स का नियम बोलता है। लेकिन यहाँ हम बायल्स का नियम समझ रहे हैं। तो ये इस गैस के द्वारा जो प्रेशर लगा हुआ है इस पिस्टन पर, है ना, वो P है। ठीक है, इस पिस्टन पे P है। अब क्या करते हैं कि इसी गैस का इस पर जो प्रेशर है, ठीक है, ऊपर से, ठीक, जो इधर से प्रेशर लगेगा वही ऊपर का प्रेशर है, क्योंकि गैस का अपना प्रेशर है इस पिस्टन पे लगा हुआ, वही इस पिस्टन का ऊपर से भी प्रेशर होगा। ठीक है, ये बैलेंस्ड होगा। ठीक, लेकिन अगर इसके प्रेशर को ऊपर से दूना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, ये प्रेशर 2P हो जाएगा। ठीक, और इसका वॉल्यूम, क्योंकि नीचे से हम इसको टेम्परेचर को घटा नहीं रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है, तो अब ये जो पिस्टन है जो यहाँ पे है इस पोजीशन में, अब ये पिस्टन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, V/2 होगा। ठीक है, ये V/2 होगा। अब देख लीजिए कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं। जैसे ही प्रेशर बढ़ाते हैं, इसका डबल करते हैं, वॉल्यूम घट करके आधा हो गया। ठीक, यानी कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा गया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। ठीक, इससे प्रूव होता है कि जो वॉल्यूम है वो उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात ये कि पी भी इक्वल टू कांस्टेंट। अब जरा यहाँ पे ये भी देखिए कि पहले प्रेशर P था, वॉल्यूम भी था, तो P भी इक्वल टू कांस्टेंट मिला। अब यहाँ पे अगर डबल कर दें प्रेशर तो वॉल्यूम घट करके आधा हो जाता है, तो P इंटू V 2P मल्टीप्लाइड बाई V/2, ये कितना मिल जाएगा, PV, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाता है स्टेटमेंट कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीपल प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट रहा बायल का। तो बायल का नियम ये बताता है, कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, सर्टेन मास ऑफ ए गैस, mass is not being changed, it means that number of moles of gas is also not being changed. In that case, what happens, the volume of the gas is inversely proportional to its pressure or pressure is inversely proportional to its volume. ठीक है, ये स्टेटमेंट रहा और जिसको कि हमने मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, तो आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अभी हमने देखा P भी इक्वल्स K, ये बायल का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं P भी इक्वल टू K। ठीक, तो अगर यहाँ पे ये एक सिलेंडर है जिसमें कि गैस भरी हुई है, ठीक है, और इस पर प्रेशर P है, ठीक, और गैस का वॉल्यूम भी है। अभी आपने देखा कि अगर प्रेशर को 2P कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, V/2 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे अलग अलग प्रेशर पे वॉल्यूम लेकर के
हम देखते हैं क्या होता है कि अगर यदि प्रेशर P पर वॉल्यूम V है, P1 पर, मान लीजिए कि P1 पर वॉल्यूम V1 है और P2 पर वॉल्यूम V2 है, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। क्यों? क्योंकि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, क्योंकि बिकॉज PV इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो अलग अलग एक प्रेशर पर वॉल्यूम अगर V1 है और दूसरे प्रेशर पर उस पर भी तो कोई वॉल्यूम होगा, V2 होगा, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, तो अगर ये P1 है और ये V1 है, P1 है V1 है और ये P2 है और ये V2 है, तो क्या हो जाएगा? PV इक्वल टू कांस्टेंट। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया। तो इन सब इक्वेशंस पे कुछ सवाल आते हैं जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पर कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बायल्स नियम से संबंधित क्वेश्चंस मिलेंगे और इसी फार्मूले पर आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायल्स लॉ। ठीक है ना, बायल्स लॉ को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है, या बायल्स लॉ से संबंधित जो ग्राफ होते हैं उससे संबंधित भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, नीट में, जेई में। ठीक है ना, तो कोशिश करते हैं, देखते हैं। ठीक, तो कैसे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ को देख करके कैसे उस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चला कोशिश करते हैं। ठीक, तो अभी आपने देखा बायल के नियम में क्या था? P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V या P इक्वल टू K बाई V। इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू K इंटू 1 बाई V। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, इस पर भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। दूसरा है PV इक्वल टू K, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, इसी फार्मूले का एक इंटरचेंजिंग है। ठीक है, और इसको हम अगर लॉग लेकर के लिखें तो लॉग लिख सकते हैं कि लॉग P इज इक्वल टू लॉग K बाई V। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम, log P इक्वल टू log K माइनस log V। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log P इक्वल टू माइनस log V प्लस log K। ठीक, ये एक तीसरा इक्वेशन है। ठीक है, और तीनों के लिए ग्राफ प्लॉट किए जा सकते हैं। ठीक है, और ग्राफ प्लॉट करके हम ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये ग्राफ बायल्स के नियम को एग्जिबिट करते हैं और उससे संबंधित जो सवाल हैं वो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। और दूसरी बात ये कि इन तीनों इक्वेशंस के लिए हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इक्वेशन है आपका P इक्वल टू K इंटू 1 बाई V। अब इसी इक्वेशन के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो P इक्वल टू K इंटू 1 बाई V, इस इक्वेशन के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये P इक्वल टू के इंटू 1/v जो है ना, वो एक लाइन, एक रेखा, यानी कि एक लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। और कैसे रिप्रेजेंट करता है, शायद आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि y इक्वल टू m इंटू एक्स, ठीक है, y इक्वल टू mx। ये एक रेखा का इक्वेशन है, मैथमेटिक्स में एक लाइन का इक्वेशन है। और ये इक्वेशन ये बताता है कि जो लाइन है वो ओरिजिन से होकर के जाता है, ठीक। अगर ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ पेपर लिया जाए और उस पर प्लॉट किया जाए y एक्सिस और x एक्सिस में, तो ये रेखा ये बताता है कि जो ग्राफ होगा, जो लाइन होगी, वो उस x और y एक्सिस के ओरिजिन से होकर के जाता है स्ट्रेटली, ठीक है। तो अब इसको हम देखेंगे कि यहाँ पे जो k है, ठीक है, वो m, जो m है वो k को रिप्रेजेंट करता है, और जो x है वो 1/v को रिप्रेजेंट करता है। किसको? m जो है k को रिप्रेजेंट करता है और x जो है 1/v को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो y एक्सिस, y जो है वो p को रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ पर हम ये ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना, जिस पर कि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ठीक, और ये इसका ओरिजिन है, ठीक है। तो अब y एक्सिस पर क्या लेंगे हम? P को लेंगे, ठीक है, प्रेशर ले लेंगे, प्रेशर P को ले लेंगे, जाओ, प्रेशर P को ले लेंगे, और x एक्सिस पर क्या लेंगे हम? 1/v को लेंगे, ठीक, रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम, ठीक, ये ले लेंगे हम। तो जो लाइन होगी वो बताता है कि इसके ओरिजिन से होकर के जाएगी, ठीक, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, क्योंकि बॉयल्स का जो नियम है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है, ठीक। तो किसी टेम्परेचर पर जो P और 1/v के बीच जो ग्राफ होगा, वो जो लाइन होगी, वो x और y एक्सिस के ओरिजिन से होकर के जाती है, ठीक है। क्योंकि ये जो k और 1/v में जो रिलेशनशिप है वो एक लाइन को इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू mx, और ये लाइन का इक्वेशन ये बताता है कि x और y एक्सिस पर जो लाइन होगी वो हमेशा ओरिजिन से होकर के जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस, ठीक है। और इसके बीच जो स्लोप होगा वो m होगा, जो कि k को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि जो स्लोप है वो m होगा और वो k को रिप्रेजेंट करता है। एक चीज़ और भी जानने वाली बात है कि आइडियल गैस इक्वेशन में आपने देखा होगा कि PV इक्वल टू nRT, ठीक है, nRT। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, R क्या है? गैस कांस्टेंट है, और T क्या है? टेम्परेचर है, ठीक। तो ये दोनों किसी पर्टिकुलर गैस के लिए, गिवन मास ऑफ गैस के लिए, ये दोनों कांस्टेंट है, यानी कि PV इक्वल इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और PV किसके प्रोपोर्शनल था? प्रोपोर्शनल टू K, यानी कि K प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, वैसे वैसे इस कांस्टेंट K का वैल्यू भी घटेगा और बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो K है वो m से रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि जो स्लोप है उससे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है ना, जो P और वर्सेस 1/v के बीच जो ग्राफ प्लॉट होगा वो x और y एक्सिस इन दोनों के ओरिजिन से होकर के जाएगा और स्ट्रेट लाइन होगा, जो कि x से, है ना, x के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल पर झुका होगा, ठीक है, ये होगा। अच्छा, यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है? वो स्लोप है, ठीक, और जो स्लोप है वो किससे पता होता है? tan थीटा, tan थीटा, ठीक है ना। इन दोनों का टेंजेंट ले लेंगे, है ना,
ये स्लोप है, ये थीटा, ठीक, इस थीटा से रिप्रेजेंट होता है और स्लोप ही क्या बताता है, कांस्टेंट के को बताता है, ठीक। ये है P और 1/v के बीच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायल्स लॉ, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिए, उसके बाद अगला ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ओके। अब यहां पे देखिए पी भी दूसरा इक्वेशन था, पी भी इक्वल टू के, पी भी इक्वल टू के, ये दूसरा इक्वेशन था और इसके लिए भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे इस इक्वेशन के लिए। और इस इक्वेशन का मतलब होता है कि मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम is always constant। शर्त यही है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक। किसी निश्चित ताप पर किसी गिवन मास ऑफ गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों का जो मल्टीपल प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसी के लिए हम लोग इक्वेशन ये ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो अब जरा देखिए कि एक ग्राफ ले लेते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं पी भी और वाई एक्सिस पे पी भी ले लेते हैं और यहाँ पे प्रेशर ले लेते हैं, ठीक है। किसी भी गैस का प्रेशर यानी कि किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस का प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर और उसका जो वॉल्यूम है और प्रेशर इन दोनों का मल्टीपल प्रोडक्ट ले लेते हैं वाई एक्सिस पर, ठीक, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक सीधी रेखा होगी, ठीक। अब यहां पे चाहे P ले लीजिए या फिर P और V, इन दोनों में से कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो PV और P या PV और V के बीच जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के यानी कि P और V एक्सिस के पैरेलल एक सीधी रेखा होगी, ठीक है। अब जैसे अब इसको हम एक एग्जांपल देकर के बता रहे हैं कि 2 किलो पास्कल पर, ठीक है, किसी गैस का जो वॉल्यूम है 112 है, ठीक है। 2.5 पर ये कितना है, 89 है। 3.5 पर ये 64 है। 4.0 किलो पास्कल पर ये मान लीजिए कि 56 है, ठीक है। और 6 पर ये कितना है, 37 है। 8 पर कितना है, 28 है। और 10 पर मान लीजिए कि 22.4 लीटर है, ठीक है। तो अब ये प्रेशर वर्सेस प्रेशर इनटू वॉल्यूम अगर किया जाए तो कितना हो जाएगा, ये PV इसके लिए कितना हो जाएगा, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, तो PV इसके लिए कितना हो जाएगा 224, ये इसके लिए कितना हो जाएगा लगभग 222, 223, ठीक है। इसके लिए भी करेंगे तो 224, ये सब आएगा, ठीक है ना। तो PV को अगर काउंट किया जाए इस पर, इस ग्राफ पर वाई एक्सिस पर, है ना, ये P लेकर के 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 6, 8 एट्सेट्रा, तो इसके बीच सब के लिए जो PV का वैल्यू आ रहा है वो लगभग 224 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन मिलता है इस एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो इससे ये कंक्लूड होता है कि अगर P और PV के बीच, है ना,
एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गिवन मास ऑफ गैस के लिए ग्राफ प्लॉट किया जाए तो P या V के पैरेलल एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। ठीक, यही है ग्राफ PV और K, PV वर्सेस P के बीच में, या ये प्रूफ करता है कि जो P और V का जो मल्टीपल प्रोडक्ट है वो हमेशा सबके लिए कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपका दूसरे इक्वेशन के लिए ग्राफ हो गया। आप इसको भी बना लीजिए। ओके, इस तीसरे इक्वेशन के ग्राफ को बनाने से पहले हम एक नया ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, जो कि P और V के बीच होगा। ठीक है, जो कि P और V के बीच होगा। जरा देखते हैं कैसे होगा। ठीक, तो मान लीजिए अभी आपने एग्जाम्पल में देखा 2 पास्कल पर जो वॉल्यूम था वो 112 लीटर था। 2.5 पे कितना था, 89 पॉइंट समथिंग था। 3.5 पे 64 और 4 पे 56, 6 पे 37, 8 पे 28 और 10 पे आपने देखा 22.4 लीटर था। ठीक है ना। सो वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ इन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके, सो प्रेशर एंड वॉल्यूम, हम लोग इन दोनों के बीच एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। ठीक, तो प्रेशर को हम मान लेते हैं वाई एक्सिस पर ले लेते हैं। ठीक है, प्रेशर को वाई एक्सिस पर ले लेते हैं और वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं। ठीक है, प्रेशर को वाई एक्सिस पर और वॉल्यूम को वाई एक्सिस में, वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पर और प्रेशर को पी एक्सिस पर ले लेते हैं। ठीक, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम प्रेशर लिख लेते हैं और यहाँ पे हम वॉल्यूम लिख लेते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए कि ये 2.5, 3, 3.5, 4, 6, 8, 10 है। ठीक है, और यहाँ पे 2 पर जो वॉल्यूम था वो मैक्सिमम था 112। ठीक, और 2.5 पे वॉल्यूम कितना है, 89। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कहीं होगा, इसके सामने ये ग्राफ है, ये 89 है। ठीक, 2.5 पे यहाँ हो गया। ठीक, 3.5 पे 64 है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा इसका पॉइंट। ठीक, 3.5 पे कितना है, 64 है। ठीक है, ये 3.5 पे हो गया। 4 पे कितना है, 56 है, और भी ज़्यादा कम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो ग्राफ मिल रहा है वो इस तरह कर्व मिल रहा है P और V के वर्सेस, यानी कि जो ग्राफ होगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इतना होगा। और ये ग्राफ ये बताता है ना, कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है वॉल्यूम घटता जाता है। ठीक है, ये ग्राफ ये बता रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाते हैं गैस का वॉल्यूम घटता जाता है और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या जो वॉल्यूम है उस प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये ग्राफ भी प्रूफ करता है बायल के नियम को, बायल के स्टेटमेंट को। ठीक, तो ये है आपका P और V के बीच ग्राफ। ठीक है, ओके, वेरी गुड।
अब हम इस तीसरे इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तीसरा इक्वेशन है log p इक्वल टू माइनस log v प्लस log k। ठीक है, ये तीसरा इक्वेशन है जिसके लिए कि हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक, तो ये जो तीसरा इक्वेशन है इसको भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को। यानी कि अगर ये माइनस लॉग भी को यहाँ पे अगर हम लिख दें माइनस 1 log v प्लस log k। ठीक, ये log p है। ठीक, तो माइनस, थोड़ा सा और बढ़िया लिख देते हैं, इस इक्वेशन में log p इक्वल टू माइनस 1 log v प्लस log k कर लेते हैं। तो माइनस 1 से या 1 से मल्टीप्लाई करने पर इसके वैल्यू में कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिखते हैं। ठीक, कोई ना कोई वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए या कोई ना कोई रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हम अपने तरफ से जोड़ते, घटाते या फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि माइनस 1 log v प्लस log k, तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ये इक्वेशन है एक ऐसी रेखा का जो कि y एक्सिस पर किसी पॉइंट से होकर के सीधे जाती है। ठीक है, y एक्सिस से होकर के किसी पॉइंट, y एक्सिस के किसी पॉइंट से होकर के जाती है, न कि ओरिजिन से होकर जाती है। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो y है वो log p के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, जो m है वो माइनस के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, और जो x है वो log v के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो c है वो log k के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक, तो y एक्सिस पर log p ले लेते हैं, log p, और x एक्सिस पर log v ले लेते हैं, log v। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, अब देखिए जरा, यहाँ पे जो स्लोप है वो -1 है। ठीक, और x एक्सिस पर जो x है वो log v है x एक्सिस पर, और यहाँ पे जो c है वो log k को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो k है वो कांस्टेंट है। ठीक है, वो कांस्टेंट है, यहाँ पे c भी कोई ना कोई इस रेखा में कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, तो log k ये क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए अब जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अब हम ये देखते हैं कि ये y एक्सिस पर कोई पॉइंट है c। ठीक, और यहीं से हो करके ये लाइन या ऊपर जाती है या फिर ये नीचे की तरफ आती है। अब ये ऊपर की तरफ जाना और नीचे की तरफ आना इस लाइन का इस बात पर डिपेंड करता है कि जो इसका स्लोप है, यानी कि m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। तो जो स्लोप है वो इस बात पर डिपेंड, ये ऊपर जाना और नीचे जाना इस बात पर डिपेंड करता है कि जो स्लोप है वो निगेटिव साइन के साथ है कि पॉजिटिव साइन के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो स्लोप है m है वो उसका साइन क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव होता तो जाहिर सी बात है कि जो लाइन होती वो ऊपर की तरफ जाती। ओके, जो लाइन है वो ऊपर की तरफ जाती, जो ग्राफ है ऊपर की तरफ जाता, और निगेटिव जो होता है जब स्लोप, तो वो किधर आती है, नीचे की तरफ आती है। ठीक है, अच्छा, तो अब जो है यहाँ पे जो स्लोप है वो नेगेटिव है, -1 है, तो जाहिर सी बात है कि log p और log v के बीच जो ग्राफ होगा वो इस पॉइंट y एक्सिस के पॉइंट c से, ठीक है ना, यानी कि इसी को, ये पॉइंट क्या है, log k को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट, और इसी पॉइंट से होकर के ये ग्राफ किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये ग्राफ प्लॉटिंग है log p और log v के बीच में। ठीक, अब यहां पर हम जानते हैं कि स्लोप जो होता है, स्लोप
क्या होता है, ये tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, tan थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा यानी कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा tan थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, और वो स्लोप भी बढ़ेगा। ठीक, तो किसी न किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है, यहां पर जो एंगल होगा, है ना, चूंकि -1 है, tan थीटा क्या है, जो स्लोप है वो m है। ठीक, यानी कि tan थीटा m का वैल्यू क्या है, tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1, और ये m है वैल्यू। ठीक है ना, m कितना है यहाँ पे, -1 है। ठीक है, -1 है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। ठीक है, यानी कि इसके बीच जो एंगल होगा ना, वो कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। ठीक है, अब इसे ये एंगल भी पता कर सकते हैं आप मैथमेटिकली। ठीक है, तो हमें बेसिकली स्लोप पता करना था। ठीक, और ग्राफ प्लॉट करना है log p और log v के बीच में, कि अगर किसी पर्टिकुलर मास के किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम का गैस जो होता है, किस गैस का जो वॉल्यूम होता है, उन दोनों का प्रेशर और वॉल्यूम का जो लॉग लेते हैं, उन दोनों के बीच अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कैसा ग्राफ मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो कि इस ग्राफ से संबंधित होते हैं। ठीक है ना, ग्राफ देख करके पूछ देगा, कोई ग्राफ देख करके पूछ देगा कि बताइए ये ग्राफ जो है किस लॉ से संबंधित है। ठीक है ना, या कोई वैल्यू देख पुटअप करके दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए दे देता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए ये है log p और log v के बीच ग्राफ। ठीक है, ओके। तीसरा ग्राफ हम बनाते हैं, एक और ग्राफ। अभी आपने देखा बैल का स्टेटमेंट जो रहा कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो गैस का वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि P और V के बीच या P और 1/v के बीच, अगर P और 1/v के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाए तो वो कैसा ग्राफ मिलता है, वो ओरिजिन से होकर के जाता है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये P और 1/v के बीच। ठीक, तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर मान लीजिए T1 है, दूसरा अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, है ना, टेम्परेचर बढ़ा दें और टेम्परेचर T2 कर दें। ठीक, और एक और टेम्परेचर T3 पर P और 1/v के बीच ग्राफ खींचा जाए तो ये एक रिलेशनशिप पूछ देता है कि इस टेम्परेचर में क्या रिलेशनशिप होता है। ये क्वेश्चंस में ऐसा पूछा जाता है कि अलग अलग टेम्परेचर्स पे P और 1/v के बीच अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, है ना, तो T1, T2, T3 के बीच क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो T1 टेम्परेचर पर P और V 1/v के बीच जो ग्राफ हमने खींचा, उसका जो स्लोप था वो थीटा था, θ1 मान लीजिए, और ये एंगल मान लीजिए कि θ2 है, और ये एंगल θ3 है। तो अभी आपने देखा कि जो स्लोप है m, दैट इज कितना है, वो tan थीटा के बराबर है। ठीक है, और ये tan थीटा किसके बराबर है, k के बराबर है, और k जो है वो n/r/t के बराबर है, यानी कि k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T, ये इसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, यानी कि जो कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, थीटा की वैल्यू अगर बढ़ रही है यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका स्लोप भी बढ़ेगा। ठीक है,
अलग अलग टेम्परेचर्स पे अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए P और वर्सेस 1/V के बीच, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इस ग्राफ का स्लोप भी बढ़ेगा, इस लाइन का स्लोप बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि tan थीटा, अगर मान लीजिए कि tan थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री है, अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो, और अगर 45 डिग्री tan थीटा, tan अगर 0 वैल्यू किया जाए, tan थीटा 0 अगर लिया जाए तो वो कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। और tan अगर 45 किया जाए तो 1 होगा, यानी कि बढ़ जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ता जाता है, थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है, तो स्लोप भी बढ़ता चला जाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उस गैस का, उस ग्राफ का स्लोप बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो अब उसका कांस्टेंट भी बढ़ेगा, कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो भी बढ़ेगा। यानी कि अलग अलग, इस ग्राफ को देखने से ये समझ में आता है कि अलग अलग टेम्परेचर पर क्या होता है कि जो कांस्टेंट है ना, P और V के बीच जो कांस्टेंट मिलता है वो अलग अलग मिलता है। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एज फार एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट आल्सो इंक्रीजेस। इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। तो अब जो है थीटा की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा। यानी कि जो ग्राफ होगा वो इस तरह से मिलेगा, और इनके बीच जो रिलेशन होगा वो क्या होगा कि थीटा अगर थीटा 1 अगर बढ़ रहा है ना, ये चीज, तो tan थीटा भी बढ़ेगा, tan थीटा 3, ठीक। तो tan थीटा 3 बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा, है ना, यानी कि टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3, ठीक। यानी कि K1 फॉर पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 इज लेस देन K2 फॉर पर्टिकुलर टेम्परेचर T2 इज लेस देन K3 ए कांस्टेंट फॉर द पर्टिकुलर टेम्परेचर T3। तो ये रिलेशनशिप होता है P और 1/V के बीच अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ खींचने पे, है ना, उनके टेम्परेचर्स और उनके कांस्टेंट के बीच क्या रिलेशनशिप होता है ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप होता है अलग अलग टेम्परेचर्स पर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, ठीक है, और उसकी कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। तो वेरी गुड, मैं समझता हूँ कि इतना समझ में आया होगा, ठीक। ये पूरा बायल्स लॉ के बारे में था। आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, इस पर जो संबंधित सवाल हैं उसको सॉल्व कीजिए घर पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगला नियम बताएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद। अगर समझ में आया हो तो मैं समझता हूँ कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।